When water rises, Assam vulnerability to flood stems from outmoded solution. State government must do better than blaming geography. तो everywhere कुछ कुछ states होते हैं they face the brunt of the flood and natural disaster. For example, flooding अगर बात किया जाए तो असम because it is in the bed of the ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में और रिवर प्लेन पास होते हैं बीचों बीच तो इट क्रिएट्स अ जोग्राफिकल प्रॉब्लम फॉर असम उड़ीसा वहां पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं वेस्ट बंगाल भी हो गया और फिर बिहार इट इज इन द गंडक सोन और पाटलिपुत्र स्पेशली तो अलग अलग स्टेट्स है तो स्पेसिफिक स्टेट्स को पता होना चाहिए इसमें कि जब हर साल आ रहा है तो दे कैनॉट ब्लेम जोग्राफी से एग्जाम्पल उड़ीसा दे हैव बीन सक्सेसफुल इन मिटिगेटिंग साइक्लोनिक एक्टिविटी साइक्लोन डैमेज इन दैट स्टेट तो इसमें बोला जाता है कि क्या कर सकते हैं आसाम में तो एम्बैंकमेंट सेंटर अप्रोच जिसमें किया गया था तो इट इज नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर 1960s के हैं और उस समय के हिसाब से जो स्टैब्लिश किया गया था वो पुराने हो गए रेट्रोफिटिंग नहीं किया गया और फिर ओल्ड के कारण फ्लड हैव एक्सपोज्ड तो rather than tapping knowledge system of indigenous people to build flood resistance houses dredging rivers arresting erosion हम लोग एम्बैंकमेंट सेंटर अप्रोच कर रहे थे तो इसमें क्या एरियाज में काम काम कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मॉडर्न वेडियल स्टेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डैम इंस्टॉल सायरन सो दैट पीपल इन द डाउनर स्ट्रीम कैन बी अलर्टेड और वो उसके हिसाब से वो मिटिगेट कर सकते हैं दूसरा गुवाहाटी इज अ बाउल शेप्ड लो लैंड ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग तो इसलिए ड्रेनेज सिस्टम इज इन डिस्पेयर रेन वाटर फ्रॉम नेबरिंग मेघालय सराउंडिंग हिल काउजेज फ्लैश फ्लड दैट इज वाई जो गुवाहाटी को पता है कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो वी कैन क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज सिस्टम और ये बात सिर्फ गुवाहाटी का नहीं था ये दिल्ली का भी था कि सिटी प्लानिंग जब हम लोग कर रहे 2040 दिल्ली 2040 तो वाटर पॉलिसी 2040 या वाटर पॉलिसी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट फोकस करते हैं ड्रेनेज से फोकस नहीं करते स्टॉर्म ड्रेन वाटर फोकस नहीं करते तो वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए वी नीड टू क्रिएट मोर एंड मोर ऑफ सक्शन बेल्ट जहाँ कहाँ पर होंगे जब आप एक्विफायर रिचार्ज के लिए आप लो लाइंग एरिया में पॉन्ड के लिए रहेंगे रखे रहेंगे उसको लेक्स को इस्टेब्लिश करेंगे वेट वाटर बॉडीज या फिर अर्बन जो फॉरेस्ट्री है जिसमें सॉइल कंटेंट ज्यादा होता है इट सोक्स वाटर रोड ऐसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऐसे एक था जिसमें कि कंक्रीट जो रोड होते हैं इट इज नॉट एबल टू सोक वाटर एट अ हायर रेट इसी कारण क्या होता है कि जो वाटर है इट गेट्स साइडवर्ड और जब वो सॉइल के नीचे सोक करते हैं तो सॉइल गेट्स डिस्टेबलाइज और कंक्रीट जो बने हुए थे ऊपर में वो टूट जाते हैं रोड बन गड्ढा हो जाता है दैट इज वाई अगर ऐसा कुछ पोरस कंक्रीट वाले सॉल्यूशन हो सकते हैं या पोरस एसफिल्ट जिसके कारण वाटर कैन बी सोक्ड बाय द सॉइल वो एक खा सकते हैं इसमें और इसमें एक बात ये भी कर सकते हैं कि जो रिजर्वॉयर वाटर मैनेजमेंट है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उसमें भी इंटर स्टेट कोऑपरेशन विल हेल्प एंड वी कैन से कि क्या और डैम्स भी हम बना सकते हैं जब हम ब्रह्मपुत्र वाटर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं क्योंकि वाटर फ्लो को कंट्रोल करना इन द एंड इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम जो फ्लड प्लेन्स में हम देखते देयर इज सरफेस रन ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ रेनफॉल आल्सो हम्म हाँ हाँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना मेघालय मेघालय का आइलैंड भी होता है त्रिपुरा हो गया अरुणाचल प्रदेश में जो दिमांग और वैली होंगे वहां से भी आता होगा तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में फ्लड कंट्रोल करने के लिए असम को इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसमें एक अथॉरिटी बने वो फिर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अलग अलग स्टेट के साथ कि उनका क्या सोल्यूशन है क्या मॉडल है या फिर वो वो चांसेस कब है वहां पर भी रेनफॉल होने का उसके हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं टेलर्ड अप्रोच होना चाहिए
एडवांटेज भी ये हो सकता है कि इट कैन हेल्प इन जनरेटिंग मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हम्म अगर हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। देन डीसिल्टिंग ऑफ डैम्स, वो एक जो बेसिक पॉइंट्स है। हम्म प्लस इसमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स भी हो सकता है, जैसे जो बिल्कुल ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहां से हम लिंक कर दे जो रिवर्स या फिर जो लेक्स भी हैं इवन उनको फ्रॉम दीज रिवर्स जहाँ पे कि फ्लड्स आ रहा है, ताकि वो वाटर भी चैनलाइज हो सके। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं वो सोचना पड़े शॉर्ट टर्म के, लेकिन वो लॉन्गर टर्म हो सकता है, उसके भी स्टडी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन हाइड्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट फैक्टर और प्लस अर्बन अर्बन आर्किटेक्चर इंजीनियर को तीनों इंजीनियर आना चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेट और फिर जो अर्बन प्लानिंग में पॉलिसी मेकर होते हैं, तभी जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। साइलोज में इंफ्रास्ट्रक्चर से हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही एक जो कोएलिशन है फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी इंडिया ने पार्ट लिया है ताकि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जो डिजास्टर से रेजिलिएंट इसमें उसी इम्बैंकमेंट सेंटर्ड अप्रोच थी, वो क्या थी जो इन्होंने पहले ले रखी थी? इंगमैम मतलब आपने वर्ड किया कि सैंड बैग होता है, सैंड बैग स्टैब्लिश करना है, या फिर कंक्रीट के, फॉर एग्जांपल जुहू बीच देखे हैं ना, जो मुंबई में जी कंक्रीट का रखा हुआ है, तो वैसे टाइप कुछ करना, स्टैब्लिश करना, ताकि पानी इस मतलब जो वाटर फ्लड है ना इस तरफ नहीं है जहां पर लोग रहते हैं। एक तरीके से वॉल बना देते हैं, वो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। मोस्टली टेम्परेरी परमानेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, हाँ। हाँ, कॉस्टली। वही कोस्ट की रहते से, हाँ बॉम्बे में आपने दिया वहां पे परमानेंट है। ओके। हाउ अग्निवीर कंपेंसेशन डिफर्स फ्रॉम रेगुलर सोल्जर। तो अभी एक इशू था जिसमें अग्निवीर एक जगह सुसाइड किए थे, दूसरे वो डेथ हो गया ऑन ड्यूटी, तो डिमांड हो रहा था कि अग्निवीर को रिस्पेक्ट नहीं मिला, उनको सेम स्टेटस जो रेगुलर सोल्जर का होता है वो वैसा मिला नहीं है। लेकिन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनको दिया गया, 1 करोड़ से ऊपर उनको मिला। तो लेकिन उन जो फैमिली वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए या फिर परिवार में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए और पेंशन मिलना चाहिए। तो ओवरऑल पहले हाईलाइट करेंगे क्या सोल्यूशन हो सकता है। पहले इसमें देखते हैं कि क्या है। 1.565 करोड़ कंपनसेशन अगर डेथ होगा उसमें मिलेगा, तो 48 लाख एंड 50 लाख बाकी बाकी जगह इंश्योरेंस से, 13 लाख एज ए बैलेंस ऑफ पे अंटिल कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, 2.3 लाख सेवा निधि, ये सब दिया जाएगा। रेगुलर सोल्जर में डिवाइड डिवाइड होता है ए टू ई कैटेगरी के अंदर में, और रेगुलर सोल्जर कंट्रीब्यूट 5,000 पर मंथ टुवर्ड्स द आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड विच इंश्योर्स 50 लाख। इसका मतलब डेथ होने से 50 लाख मिलेगा, लेकिन अग्निवीर 48 लाख मिल रहा है, मतलब कंपेरेबल है सेम। अभी ऐसे 1 करोड़ मिला था इनको, एडिशनल और भी एरिया मिला, सेवा निधि भी मिल रहा है उनको, कुछ कुछ चीज लेकिन रेगुलर सोल्जर के लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुटी, मंथली फैमिली पेंशन ओनली द रेगुलर सोल्जर, 25 लाख डीए 50% है। स्पेशल फैमिली पेंशन अगर डेथ होता है कोई भी परिवार का, 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से मिलता है उनको। चिल्ड्रन डेज अलाउंस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, कॉलेज फीस, बाकी सब। कैजुअलिटी में 10,000 से 50,000 पर एनम एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलता है, और वाइफ्स को मिलता है ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 20 to 50,000 रुपीज। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरह से है, तो ये सब इसमें नहीं, आपको वन टाइम मिलता है 1 करोड़, और जो सेवा नहीं थी, ये दो चीजें अगर बोला जाए तो, बाकी जो एक्स्ट्रा है ये सिर्फ रेगुलर सोल्जर को मिलता है। तो इसमें अग्निवीर कौन है, 3 ब्रांचेस तीनों में स्टैब्लिश होते हैं, 4 ईयर पीरियड है, और 4 ईयर पीरियड में 25% उनको रिक्रूटमेंट होगा, बाकी आपको पैसा देके आपको एक तरह से बोला जाए कि आप आपका जॉब पूरा हुआ। 1 have died in Siachen, 1 was killed in landmine blast, 3rd have died for self-inflicted injury। अब
इसमें क्वेश्चन उठता था कि अग्निवीर और रेगुलर सोल्जर के बीच में कंपैरिजन किया गया, बोला है कि अग्निवीर सेम काम कर रहे हैं लेकिन उनको रेगुलर सोल्जर के हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, और प्राइम टाइम के समय में वो अग्निवीर और देश के लिए सेवा में अपना बलिदान दे रहे हैं, लेकिन देश उनके लिए क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन उठा था। और फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्मी क्या कि अप्रोक्सीमेटली, अब एक डेटा भी था, 33%, 36% दोनों को ऐड करो तो सैलरी प्लस पेंशन, ये सिर्फ और सिर्फ जा रहा है सैलरी और पेंशन में। ओवरऑल जो बजट मिलता है आर्मी को, सिर्फ 10% जाता है इसमें कैपिटल मॉडर्नाइजेशन प्लान में, सिर्फ 10%, और बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सेट्रा बाकी सब। लेकिन नेवी और एयरफोर्स में सिर्फ और सिर्फ 20% से नीचे आता है सैलरी और पेंशन में, बाकी 48% मॉडर्नाइजेशन कॉस्ट लगता है। इसलिए मोर एंड मोर जो कैपिटल एक्विजिशन हो रहा है, चाहे वो राफेल हो गया, चाहे वो शिप्स हो गए बड़े बड़े, वो सब नेवी और एयरफोर्स को मिल रहा है। दैट इज वाई आर्मी इज टॉकिंग अबाउट टू डिक्रीज 14 मिलियन ट्रूप्स है, जो मॉडर्न बैटल ग्राउंड में कोई किसी के पास ऐसा नहीं है, आपको कम करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में अगर आपके बजट नहीं है तो उसके लिए आपको कम करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर कम हो। उसी के लिए अग्निपथ भी लाया गया। अग्निपथ स्कीम के अंदर में अग्निवीर जो है वो जाते हैं, वो उनका क्रिटिसिज्म रहा है कि उनको 4 साल काम करेंगे फिर परमानेंट जॉब नहीं है। तो इसमें एक सोल्यूशन ये हो सकता था जो हम लोग हाईलाइट किए थे 3 एरियाज पर। पहले कि रादर देन गिविंग 1 करोड़ रुपीज, उससे क्या होता है कि 1 करोड़ कैसे भी यूज कर ले ऑन द स्पॉट, तो ऐसा कर सकते हैं 50 लाख रुपीज दिए, बाकी 50 लाख सरकार अपने पास रखेगा। उसको फिर इंटरेस्ट अमाउंट जो निकलेंगे 50 लाख कितने बनते हैं इंटरेस्ट, अप्रॉक्स 6%, 6 × 5 3 लाख रुपीज, 3/12 30,000 के आसपास, 30 25 30,000 रुपीज पेंशन के हिसाब से दे सकते हैं मंथली। उससे उससे लगेगा भी नहीं कि आपको मिल नहीं रहा है पेंशन, लेकिन सरकार को भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, और 50 लाख डाउन पेमेंट डायरेक्टली दिया जाएगा 1 करोड़ की जगह पे। ये एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि माइंडसेट का गेम है ओवरऑल। दूसरा हो सकता है इसमें कि जो अग्निवीर वहां से रिटायर हो रहे हैं उनको फिर बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस से लेकर के दिल्ली सब जगह आप कांस्टेबल में भर्ती कर सकते हो, या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, उसमें जो गार्ड के हो गए उनमें रूल रहते हैं, उनका एक रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा और एक तरह से डिग्निटी भी रहेगा और सैलरी मिलते रहेगा, और एक ट्रेंड भी रहेंगे लोकल गार्ड्स से, फॉर एग्जाम्पल एटीएम में गार्ड होते हैं या कहीं पर भी, तो एक अलग हो सकता है। तीसरा हो गया ओवरऑल कि उनको स्पोर्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं बाद में, जो स्पेसिफिक एथलीट हो गया बाकी जगह में भी वहां पर हो गया था उनका रोल। तो ये 3 एरिया से। अब इसमें एक नेक्स्ट लिखा हुआ है पेरिहेलियन एपिलियन। पेरिहेलियन, तो इसको ऐसे याद किए थे पास, तो जब व्हेन अर्थ इज नियरर टू द सन तो पेरिहेलियन। कब होता है नियर, तो ये कैश था, यूपीएससी पूछा था, तो जनवरी के समय में नियर होता है, जनवरी के आसपास में। हम्म 147, we get 7% less sunlight in aphelion compared to when we are exposed in perihelion। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है लेकिन तब भी सन के क्लोज रहता है। ऑर्बिट करने के लिए, प्लैनेटरी ऑर्बिट करने के लिए सीजन लेंथ चेंज होता है, इम्पैक्ट करता है सीजनल, प्रेशर बेल्ट भी चेंज होता है एक तरह से। तो ये बस बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियाज करंट अकाउंट रेसेस सरप्लस इन Q4 ऑफ 2023-24। तो सरप्लस और डेफिसिट दोनों बैड और गुड डिपेंड करता है। अगर आप सरप्लस, इसलिए सरप्लस है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, तो फिर वो बैड है, क्योंकि आप फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर सकते थे, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन आप आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सरप्लस दिखा रहा है, तो आपका बैड हो गया। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ डायमंड, तब वो गुड है। सबसे ज्यादा रॉ डायमंड इंपोर्ट करेंगे, बाद फिर उसके ऊपर आप अपने वैल्यू एडिशन करिए और फिर आप एक्सपोर्ट करें यूरोप में और बाकी जगह, तो वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो अब वो गुड हो जाता है। तो डिपेंड्स कि करंट अकाउंट डेफिसिट किस पे है, तो उसी में।
और बाकी करंट अकाउंट के फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको मर्केंडाइज बोलते हैं, जिसमें विजिबल्स का ट्रेड होता है, मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एंड सेकंड कंपोनेंट इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जिसमें हमारा इंडिया का मोस्टली वी हैव सीन जनरल ट्रेंड हैज बीन अ सरप्लस। सो दिस टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट सरप्लस इन Q4, so that was because of increase in the net services receipt. So services exports have increased and we were seeing certain decline in the merchandise imports at the same time. So net में it came out to be surplus. And it adds to our forex reserves, which again is an important component for our fiscal stability of the economy. And it also leads to appreciation of Indian rupee. Strengthening of Indian rupee भी बोलते हैं जिसको। तो इसका why China wants to build a rail network to Singapore via Southeast Asia। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कल म्यांमार पॉलिसी में चेंजेस लाना चाहिए थे कि वो कल डिस्कशन हुआ। यहाँ पर कैरा कैनाल का बात हो रहा था, सिंगापुर यहाँ पर है। तो ओवरऑल चाइना चाह रहा है कि कुनमिंग बैंकॉक से रेल नेटवर्क कनेक्ट कर पाए डायरेक्टली। सिंगापुर इज एट द मलाका स्ट्रेट और चाइना को यहाँ से जाना पड़ता है ओवरऑल, तो हो सकता है कि बाईपास कर सके इतने लंबे रूट को। ड्यूरिंग द वॉर इंडो पैसिफिक रीजन है, तो डायरेक्टली यहाँ से फिर नीचे से आप डायरेक्टली आ सकते हो बाईपासिंग द मलाका स्ट्रेट। कॉस्ट लगेगा लेकिन एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी रहेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी BRI के पार्ट हो सकते हैं। $10 billion प्रोजेक्ट। कन्मिंग किससे रिलेटेड है? कन्मिंग प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी में जिसमें बात हो रहा था 2021। 665 ECRL इकोनॉमिक बेनिफिट कनेक्टिविटी टूरिज्म सब में हेल्प होगा। पैन एशिया कनेक्टिविटी बढ़ेगा ओवरऑल। 30% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होता है, सिंगापुर और मलाका से होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हाई कॉस्ट, तो लॉन्गर टर्म में जब इतना समय लगेगा तो हम लोग डायरेक्टली फ्लाई कर ही सकते हैं, विच इज स्टिल चीपर एंड फास्टर। लेकिन फ्रेट कॉरिडोर के लिए अच्छा हो सकता है। ट्रेड वॉल्यूम $917 बिलियन है, मतलब $911 बिलियन है। मतलब ओवरऑल हम लोग एक्सपोर्ट से बाकी वर्ल्ड से बस इन चाइना और एशिया में ज़्यादा है, एशियन कंट्री में ज़्यादा। इसलिए यहाँ बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़रूरत है, फाइनेंसिंग का ज़रूरत है, वहाँ पर गुडविल एंड ट्रस्ट हो सकता है। तो डेट ट्रैप पॉलिसी का एग्जाम्पल भी ये हो सकता है, क्योंकि Right. पॉइंटेड आउट कि अगर आप रीपे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपके जो लोकल एसेट है उसको टेक ओवर किया जाए। तो म्यांमार यहाँ ट्राईलैटरल कॉरिडोर हो गया, यहाँ से यहाँ बैंकॉक थाईलैंड तक। उसे इंडिया कैसे देखेगा इस स्ट्रेटेजिक ग्रुप में? इंडिया के लिए बेनिफिट अगर ये बनता है? इंडिया के लिए बेनिफिट और लॉस दोनों हो सकता है। बेनिफिट होगा कि ओवरऑल ऐसा है कि अगर चाइना वहां पर ट्रेड उनका बढ़ेगा तो इंडिया इसको दिखाएगा कि हो सकता है कि डेट ट्रैप पॉलिसी से देखा जाए, या बोले कि ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा तो कम से कम आप ओवरऑल ट्रेड भी बढ़ा सकते हो। ट्रेड के हिसाब से बेनिफिट होगा, इंटीग्रेशन जितना अच्छा होगा उतना फायदा है। लेकिन नेगेटिव क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से कि सिंगापुर तक आपको डायरेक्टली मिल रहा है, क्योंकि इंडिया भी तो स्टैब्लिश किया ना बेस वहां पर। सिंगापुर में भी एक एक्सेस होता है, ये स्टेट पेट्रोलिंग करते हैं, इसीलिए। कि आसियान का पार्ट चाइना नहीं है, मेंबर नहीं है चाइना आसियान का, बट स्टिल अगर यहाँ तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बनता है तो चाइना का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाएगा ऑन इवन द फंक्शनिंग ऑफ आसियान इकोनॉमीज। और दिस इज जैसे ये एक सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट भी है मलक्का स्ट्रेट जो है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इवन द इम्पोर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन या सी ट्रेड जो हम बोलते हैं।
तो ये रीजन और यहाँ पे चाइना की हेजेमनी पावर जो है और इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज अगेन मलेशिया और जो सिंगापुर ये वाला जो रीजन है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, यहीं पे 9 डैश लाइन है जो साउथ चाइना सी है, वो भी इसके पास में ही है। तो स्ट्रैटेजिक के तो हिसाब से, स्ट्रैटेजिक एरिया के हिसाब से इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन इंडिया डील कैसे कर रहा है कि एशियन कंट्री के अंदर में मोर एंड मोर कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। दूसरे क्या, म्यांमार के थ्रू आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू आप ट्राइलेटरल कॉरिडोर बना रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। फिर एक्सरसाइज भी अब इंश्योर करते हैं सिंगापुर के साथ, इंडोनेशिया के साथ। इंडो पैसिफिक में आपका क्वाड भी है। बाकी फिर पेट्रोलिंग भी करते हैं मलाका स्ट्रेट में। तो थाईलैंड से टूरिज्म वीजा पॉलिसी भी है। इसकी अनोमली है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे इंडिया का चिकन स्नैक कॉरिडोर है, वहां पे भी चाइना चाहता है कि चाइना का कंट्रोल होना चाहिए उस रीजन में, अगेन ताकि वो स्ट्रैटेजिकली इंडिया को जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है जो कंट्रोल है, जो भी उनका वो है कि विजन, वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो पावर है चाइना। I think she is not audible. Taking back control after historical win. Challenge before Labour is to articulate a long-term vision for UK. तो लेबर पार्टी और दूसरे कंजर्वेटिव ब्लॉक, तो कंजर्वेटिव पार्टी वहां पर जीत नहीं पाए, 600 सीट में 400 के आसपास जीते लेबर। तो वो दिखाता है कि इट हैज क्लियरली बेनिफिटेड फ्रॉम एंटी इनकम्बेंसी। इट हैज वन सीट अक्रॉस ऑल द रीजन, हर जगह, साउथ में भी, स्कॉटलैंड में भी। टू बी फेयर, वोटर टर्नआउट वाज लोअर देन एक्सपेक्टेड। और तो स्टारमर, क्योंकि वो जो अभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, केयर स्टारमर, वो एक तरह सेंट्रिस्ट लेफ्टिस्ट है, लेकिन वो सेंट्रिस्ट अप्रोच उनका है ओवरऑल। दैट इज वाई ही हैव वॉन। और दूसरा, वो तो उसमें क्वेश्चन उठता है कि टेकिंग बैक कंट्रोल के लॉन्ग टर्म विजन यूके का क्या रहेगा। यूके का विजन रहेगा कि वो यू से बाहर निकल गए। सो आप एफटीए साइन करेंगे बिग कंट्रीज के साथ, स्पेशली इंडिया, मल्टीपोलैरिटी सपोर्ट करेंगे, अलायंस करेंगे विद लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी, इसमें हो सकता है। तीसरा, चौथा हो सकता है कि बहुत सारे जो इंडियन जो एमपीज वो जीते हैं, तो उससे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल सॉफ्ट पावर वो बढ़ सकता है। फिर उनका एक चैलेंज रहेगा, इमिग्रेशन पर चैलेंज रहेगा, कितना करना है, हाई स्किल लेबर चाहिए कि नहीं। फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन हो गया। फिर सीबीएम और अलग जो ईयू का स्टैंड है विद रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, वो यूके फॉलो करेंगे कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सॉवरेंटी। फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में उनका जो स्टैंड रहा है वो सेम रहेगा कि डिफरेंट होगा। प्लस एंटी चाइना ज़्यादा रहेंगे कि एक तरह से कहीं ना कहीं देयर विल बी डिफ्यूजन इन एंटी चाइना बायस। तो इसी अब देखा जाए। इसमें उसे भाई ये जो सेंटर लेफ्टिस्ट था एंड सेंटर जो हमें प्राइम मिनिस्टर यूके में जो इलेक्ट हुए, इनमें डिफरेंस क्या देखते हैं इनकी आइडियोलॉजिकल एंड बेसिक डिफरेंस क्या थे लेबर पार्टी में और कंजर्वेटिव पार्टी की आइडियोलॉजी में? कंजर्वेटिव पार्टी राइट है, सेंटर राइट है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी हो गया। और लेबर पार्टी होगा सेंटर लेफ्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस होगा। एक्सट्रीम राइट अगर बोले थोड़ा राइट, फार राइट, शिवसेना टाइप। वहां पर एक्सट्रीम राइट ऐसा होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है। एक्सट्रीम लेफ्ट तो कम्युनिस्ट हो गए, इंडिया में भी सीपीआई। तो ओवरऑल तो वहां पर क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। कंजर्वेटिव मतलब इन इकोनॉमिक कंजर्वेटिव एंड सोशल कंजर्वेटिव दोनों होता है कंजर्वेटिव है। इकोनॉमिक कंजर्वेटिव मतलब कि आप इंडिविजुअलिटी को फोकस करेंगे, कि आप ओवरऑल आप टैक्स कलेक्ट करिए लेकिन टैक्स को बढ़ाइए मत। आप वो फ्रीडम दीजिए इकोनॉमिक जो स्टैब्लिशमेंट को, कि आप बिजनेस कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप बस रेगुलेट करेंगे। तो वो हो गया इकोनॉमिक कंजर्वेटिव। दूसरा कि जो लेबर पार्टी है वो बात करें कि न्यू लिबरल पॉलिसी। न्यू लिबरल मतलब स्टेट का रोल रहेगा सब्सिडी ज़्यादा देने में, स्कीम्स देने में, अफर्मेटिव एक्शन का बात होगा। कहीं कहीं पर बात होगा कि रिजर्वेशन का बात होगा, कहीं कहीं पर बात होगा कि डाइवर्सिटी इंक्लूसिविटी। वो
अब आते हैं सोशल कंजर्वेटिव में। उन लोग बात करें कि क्वीन किंग का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर वो मोनार्की रहना चाहिए। दूसरा कि ओवरऑल जो वहां पर सेवरल बोरोज है इसमें लॉर्ड वो सब होना चाहिए। तीसरा वो बात कर सकते हैं कि इमिग्रेशन के अगेंस्ट में बात करेंगे, वो इमिग्रेशन कम होना चाहिए, लोकल जॉब ज़्यादा होना चाहिए। चौथा इसमें बात होगा कि ट्रेड एस्पेक्ट में भी टैरिफ पर बात होगा कि टैरिफ ज़्यादा बढ़ेगा ताकि अपने कंट्री में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जाए। नेशनल प्राइड, सिक्योरिटी, उससे बात होगा। नाटो का पार्टिसिपेट करेंगे, यूएस के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और जहाँ दूसरे वाले ये बात है वो ये वाले थोड़ा सा इसराइल के सपोर्ट करेंगे, दूसरे वाले थोड़ा पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे, लेबर पार्टी। वो बात करेंगे इमिग्रेशन होना चाहिए, अगर हम लोग रेफ्यूजीज इट इज़ अ ह्यूमन राइट, उस पर बात हो गया। फिर लेबर बात करेंगे कि इमिग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक तरह से एक पार्टी, वो भी एक ह्यूमन है, इसलिए बॉर्डर में आप जो बोलते हैं कि वापस भेजो, ऐसे ऋषि सुनक बोल रहे थे वी विल सेंड देम बैक युगांडा में, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो हो गया। तीसरा मल्टी कल्चरलिज्म फोकस करेंगे, हर एक लॉज होगा स्पेसिफिक क्रेटरिंग टू द स्पेसिफिक रीजन और रिलीजन। कि फॉर एग्जांपल शरिया कोड का बात करें तो वहां पर भी शरिया कोड की बात होगा लेबर पार्टी के अंदर में, तो वो हो गया। प्लस वो ईयू का सपोर्ट करेंगे, ईयू का जो क्लाइमेट चेंज बिल हो गया, बाकी सब हो गया। तो ये सब एरिया लेबर और कंजर्वेटिव बीच में है। और लेकिन कुछ कुछ एरिया होता है जहां पर दोनों का सिमिलैरिटी रहता है रिगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म विजन, वो सब सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस और बीजेपी है वैसे सेम वहां पर भी, लेकिन कुछ कुछ एरिया में डिफरेंट होता है, डोमेस्टिक पॉलिटी में डिफरेंट होता है। तो लेबर का आने से लॉन्ग टर्म इंडिया कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट और बाकी जगह में सेम ही चलता है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है, प्लस जो लॉन्ग टर्म विजन दोनों का सेम रहता है, बाई पार्टीशन रहता है एक तरह से। तो एक ये स्टैंड है। ओके ओके, थैंक यू। स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कोर्ट्स। अलग अलग से बात हो रहा है कि डिबेट कि व्हाट इज रिलीजन, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कौन इंटरप्रेट करेगा, जुडिशियल इंटरप्रेट करेगा कि जो रिलीजियस स्कॉलर वो इंटरप्रेट करेंगे। राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दोनों के बीच में एक बैलेंस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19, अलग अलग, चाहे वो अग्ना प्रदर्शनकम वो बात हो, चाहे फिर ट्रिपल तलाक का बात हो, फिर वो बात हो अलग अलग एरियाज में। फॉर एग्जांपल केरला में जो इशू था, आई कैन नॉट रिकॉल, तो उसमें डिफरेंट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या, हिजाब वाले जो जैसे जजमेंट था उस पर भी बात हुआ था, कृपान में बात हुआ था। जैसे इसमें बोला गया तांडव डांस हो जाए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द आनंद मर्गी फेथ। तो ओवरऑल जो हर एक रिलीजन है उसके अंदर में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। एक होता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ओवर द ईयर्स। एक होता है एसेंशियल, अगर वो नहीं करेंगे तो आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आइडल वर्शिप हिंदुज्म के अंदर में है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, इसलिए आइडल का अपना राइट्स है और ये जजमेंट भी हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर इस्लाम में बात किया जाए तो जो मॉस्क है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ऐसा भी डिमांड हुआ था। नमाज है लेकिन मॉस्क जरूरी नहीं। तो अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, इसमें कौन डिफाइन करेगा, ये एक चैलेंज रहता है हमेशा सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पर ओवरऑल जजेस शुड नॉट बिकम क्लर्जी एंड टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ थियोलॉजिकल इश्यूज। इंडिया प्रोग्रेसिव नेशन है, इसलिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इसको भी एक, अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में अगर ऐसा रहेगा कोट एंड कोट कि अगर ब्लास्फेमी कोई करता है तो सर तन से जुदा, ये मेरा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा होंगे कि नहीं इस पर, अगर वो स्क्रिप्चर के अंदर में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, हर चीज को फॉलो भी होता है, एग्जाम्पल भी है। तो इसमें यहाँ बात हो रहा है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस
इसको इट शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस एंड वैल्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू इन्फोर्स और टू मूव अलोंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तभी जाकर के जो नेशन है वो मोर सिक्योर, मोर एक तरह से इंक्लूसिव बन सके लॉन्ग टर्म। हम यहाँ ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वर्सेस द इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो जैसे कि यहाँ पे आपने ब्लास्फेमी का एग्जांपल दिया, तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। सो उसको अपहोल्ड करना, या दैट वुड बी like given first priority over the essential religious practices, given कि even right to फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आपकी फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात आ जाती है एंड में। एंड जैसे आपने बोला कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, तो उसको डिटरमाइन करने का एक फैक्टर ये भी है कि वेदर द रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ दैट अ पर्टिकुलर रिलीजन, वेदर इट टॉक्स अबाउट दैट और नॉट। दूसरा इसमें एक और बात हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल आप कैसे, ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट looked at the empirical evidence of practice rather than religious text. ये भी बुलेट नहीं रखते पुलिसमैन, लेकिन वो जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो हदीस में लिखा हुआ था कि इट इज होना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी कुरान में नहीं है। तो 5 रिलीजियस प्रैक्टिस कुरान में नहीं है लेकिन वो हदीस में है। तो किसको लिया जाएगा? तो कौन डिसाइड करेगा ये? इसी बात हो रहा ना कि जजेस डिसाइड करेंगे कि जो रिलीजियस स्कॉलर होता है। अब रिलीजियस स्कॉलर कौन से रिलीजियस स्कॉलर? जो पॉपुलर रिलीजियस स्कॉलर है वो, उसके हिसाब से फिर तो जाकिर नायक हो जाएंगे, या फिर जो ऑलरेडी पढ़े लिखे पीएचडी उसके अंदर में, तो वो तो कैसे डिसाइड होगा? कौन डिसाइड करेगा? तो अल्टीमेटली बॉल इज इन सुप्रीम कोर्ट्स रूल, क्योंकि ऐसे क्या होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। एमपी ने बोला कि 15 ईयर्स की जो अगर गर्ल है उनका शादी कंसिडर किया नहीं जाएगा अंडर ये कुछ, लेकिन पंजाब कोर्ट ने बोला कि कंसिडर किया जाएगा, पॉक्सको नहीं लगेगा उनके ऊपर में, क्योंकि ऐसा अंदर में है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर में ऐसा है, कर सकते हैं 18 ईयर्स के नीचे भी। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जजमेंट है, तो यूनिफॉर्मिटी जरूरत है कुछ कुछ बेसिक चीज पर। पेनल्टी और बाकी सब चीज छोटे छोटे चीज पर ज्यादा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल चीज पर यूनिफॉर्मिटी जरूरत है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी बनता है कि वो इंश्योर करे कि ओवरऑल की कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी अपहोल्ड है हर जगह एक तरह से। तो ऐसा हो सकता तो है ना कैन कि अगर कोई हाँ इस एक सेकेंड मानसी, अगर ऐसे भी तो हो सकता है ना कोई कि ऐसा कोई रिलीजन बन जाए नया, क्योंकि रिलीजन बनने के लिए आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक अलग से प्रैक्टिसेस होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो है तो आपको कंसिडर किया जाएगा, अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। लेकिन उसी के हिसाब से जो बोर्ड था राधा रामाकृष्ण परम जो मिशन है, वो उसको कंसिडर नहीं किया अलग रिलीजन, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म फोल्ड था। अगर कोई अगर रिलीजन ऐसा बनता है जहां पर ऐसे ऐसा पार्ट तीनों है, अब वो बोले कि दलित को एंट्री नहीं मिलेगा वो पार्ट में, तो और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मेरा है ऐसा, मैं ऐसे, और सबको ऐसे फॉलो करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हम्म तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज करेगा, जुडिशियल रिव्यू यूज करेगा टू इंश्योर कि लास्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है वो अपहोल्ड। बोलो मनसी। तो हाँ, मैं एलिमेंट ये बोल रही थी कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जैसे हमने डिफरेंट इंसिडेंट्स देखे, हिजाब का देखा जैसे हमने साउथ इंडिया में, तो उसको भी वो कहीं ना कहीं सॉल्व करने में, जो यूनिफॉर्मिटी की हम बात करते हैं, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है, तो एक यूनिफॉर्म या लेवल प्लेइंग फील्ड उसके थ्रू भी हम लेके आ सकते हैं। ऐसा एक हो सकता है कि हर एक रिलीजन को बोला जाए कि आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या, और आपके पास 2 साल का समय, आप पूरा डिफाइन करें 1 से लेकर जितना भी होगा 100 200 जितना भी होगा। उसके बाद हम्म पूरा हर जगह से आ जाएगा, इकट्ठे एक जगह आ जाएगा कि हिजाब भी है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये भी ये भी ये भी है पूरा। फिर सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बना के बता सकते हैं कि हर एक पर जुडिशियल रिव्यू और उसको यूज कर सकते हैं कि मोरालिटी यूज करते हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे करके तब जा करके हाँ एक लिस्ट बन सकता है, और लिस्ट के अनुसार ही फिर डिफाइंड हो। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत अलग है, तो देखा हाँ, जाए। बट वही पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, तो सिग्निफिकेंस भी इसकी इक्वल है। हम्म, ठीक। ऐसा करके उससे हम ऐसा नहीं करते कि हमने रिलीजन को ही छोटा कर दिया, फिर बेसिक चीजें अलग कर दी, सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह जाएगा फिर अब बस। ये काम क्या है, नहीं, बहुत रिलीजन रोल है इसका, छोटा हो। पूरा पूरा मुद्दा ही यही पर है देश में।
ओवरऑल हर हम्म जगह, इंडिया में सिर्फ नहीं, यूएस में भी वही है। वहां पर भी बाइबल पढ़ाना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन उठता है, योगा हुआ शिकागो कोर्ट में, शिकागो कोर्ट में वहाँ योगा क्यों हो रहा है, वो तो बाहर फॉरेन है, सुप्रीम को वहां पर भी आए थे, शिकागो कोर्ट आए थे वहां पर, शिकागो स्कूल में योगा हो सकता है, सैटेनिक है, कोट एंड कोट, तो हर जगह ये है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी उठा था कि बेसिक स्ट्रक्चर तो पूछा गया था, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि लिस्ट बना दी थी, उन्होंने कहा था कि हम टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करते रहेंगे। हाँ तो इसलिए बेसिकली इसको भी टाइम टाइम ऐसे ही लेके जाया जाए कि ताकि ओपन इश्यूज नहीं, उठते रहे तो उनको लूप होल नहीं निकले इसमें। इंटरप्रेट कर दे बजाय कि लिस्ट बनाने की। इसलिए लिस्ट में पे सही बात। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ important articles for discussion due to सरकार।